हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 115। इससे पहले इस कहानी के 114 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। शोभित ने भी टेढ़ी आँख करके निहाल की तरफ घूर कर देखा तो शुभ बोलता है कि अरे मेरा मतलब है यार, चीटिंग करके पास हो गए हैं, लेकिन पास तो हो गए हैं ना। चल अब चलते हैं गुरु माता के पास। क्या पता तेरा हाथ देकर वो बता दें कि तुझे शिक्षा कब मिलेगी। शोभित को भी थोड़ी सी राहत लगी थी और फिर उसे भी ये बात बिल्कुल सही लग रही थी। तीनों ही ने डिसाइड कर लिया था कि वो तीनों ही गुरु माता के पास जाएंगे शिखा और शोभित के रिश्ते के लिए। तो इतना आप सभी लोग देख चुके थे। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अवनी भी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके हाथ में अभी अपना मोबाइल था जिसमें वो अपनी और नील की शादी की फोटोज को देख रही थी। कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। कितने दिन हो गए थे नील ने ना तो उसे फ़ोन किया था और ना ही उसे मैसेज किया था, ना ही उससे मिलने के लिए आया था। अवनी को नील से प्यार हो गया था और ये बात अवनी ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर ली थी। अवनी हर 5 मिनट में अपना फ़ोन चेक करती थी, इस उम्मीद में कि नील ने उसे मैसेज किया होगा या फिर एक बार उसका कॉल आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नील ने उसे ना तो मैसेज किया था ना ही कॉल किया था। अवनी को अब नील के लिए अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था, लेकिन वो भी ओबरॉय खानदान की इकलौती बेटी थी, इतनी जल्दी कैसे ही झुक जाती। अकड़ तो उसके अंदर खून खून में थी। और फिर अवनी भी आज बहुत ज़्यादा उदास थी। बस आंखों से आंसू टपक ही नहीं रहे थे कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अवनी ने भी झट से अपने मोबाइल को तकिए के नीचे रखा और फिर लैपटॉप खोलकर बैठ गई थी। सामने नव्या खड़ी हुई थी। नव्या बोलती है कि दी, मैं आपके लिए मैगी बनाकर लेकर आई हूँ, आप खाओगी? आपने आज डिनर भी नहीं किया है ना, इसीलिए। इतना कहकर उसने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ मैगी का बाउल अवनी के सामने रख दिया। अवनी भी थोड़ा सा उदास मन से बोलती है कि मुझे भूख नहीं लगी है नव्या, तुम प्लीज़ जाओ और इसे भी यहाँ से लेकर जाओ, मुझे काम करना है अभी। नव्या ने भी लैपटॉप की तरफ देखा और फिर बोलती है कि नील जीजू की याद आ रही है आपको? अवनी ने भी नव्या की तरफ देखा और बोलती है कि किसी की भी याद नहीं आ रही है मुझे, प्लीज़ तुम जाओ नव्या। नव्या ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर बेमन ही वहाँ से उठकर जाने लगती है। अवनी को भी ये महसूस हुआ कि नव्या को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया है उसकी बातों का। अवनी भी बोलती है कि अरे मैगी कहाँ लेकर जा रही हो तुम? ये सुनकर तो नव्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने भी मैगी का बाउल अवनी के सामने रखा और फिर वहाँ से चली गई। अवनी ने भी मैगी को देखा, लेकिन उसका कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। उसने भी मैगी उठाकर नाइट स्टैंड की टेबल पर रख दी और फिर आंखों को बंद करके बैठी रहती है। कुछ देर तक तो नील की याद में उसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। वो नील को बहुत ज़्यादा मिस करती है। फिर उसके कानों में एकदम से एक आवाज़ पड़ती है, गलती तो तुम्हारी भी है, तुम्हें भी तो नील को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये उसे सीमा जी ने समझाया था और अवनी को भी अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे गलती उसकी भी थी। उसने नील को थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अवनी भी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों में एकदम से पानी आ गया था। उसने भी अपने आंसुओं को पोंछा और फिर जाकर बालकनी में खड़ी हो जाती है। कुछ देर तक तो वो ठंडी हवाओं को महसूस करती रहती है। फिर जैसे ही पलटकर अपने कमरे की तरफ मुड़ती है, वैसे ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने वापस से पलटकर देखा तो नील अभी गार्डन में खड़ा हुआ था। उसने भी अपने दोनों ही हाथ हवा में फैलाए हुए थे और इस वक्त वो बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में खड़ा हुआ था। वो जोरों से चिल्लाता है कि ए चोरनी, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊंगा? अवनी भी आंखें फाड़कर नील की तरफ ही देख रही थी। नील बोलता है कि दूसरा, तुमसे शादी करके एक अच्छी फैमिली बनाना चाहता हूँ मैं। इधर दूसरी तरफ शोभित भी अपनी आंखें बंद किए हुए शिखा की बातों को एकदम से याद कर रहा था। नील भी दूसरी तरफ एकदम से गोल गोल घूमता है। नील बोलता है कि नीलकंठ प्रताप सिंह अपनी बीबी को कभी नहीं छोड़ सकता है। अब बताओ कब लेने के लिए आऊँ अपनी तुमको? अवनी को रोना आ गया था, उसके आंसू भी गिरने लगे थे। उसने भी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और फिर वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहती थी। वो भी अपने कमरे से निकलकर सीधा भागते हुए सीढ़ियों से होते हुए गार्डन में आ जाती है और आते के साथ ही नील के गले लग जाती है और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है।
नील ने भी अपनी पकड़ उस पर कस ली थी और फिर बहुत ही प्यार से धीरे से बोलता है कि अवनी, रो क्यों रही हो तुम? इन आंसुओं को बचा कर रखो तुम। अभी तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रुलाऊंगा, बहुत ज़्यादा। हिसाब बराबर करके रहूंगा तुमसे। अवनी भी थोड़ा सा पीछे हटकर नील की तरफ गुस्से से घूरती है और फिर नील भी मुस्कुरा कर बोलता है कि सच कह रहा हूँ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? अवनी ने फिर से नील की तरफ देखा और फिर से उसे अपने गले लगा लिया। वो बोलती है कि अब मुझे घर जाना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे अपने घर में रहना है। नील बोलता है कि सोच लो अवनी, आसान नहीं है तुम्हारे लिए। अवनी बोलती है कि सोच लिया है, बहुत हो गई है अब अकड़। अब मैं खुलकर कहती हूँ कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो गलती है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन अब प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे पास रहना है। ले चलोगे ना मुझे तुम अपने घर? नील ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अवनी के माथे को प्यार से चूम लिया। ये सब कुछ बालकनी में खड़े हुए नव्या और निहाल दोनों ही देख रहे थे। निहाल ने भी नव्या को देखकर कहा कि अब मैं बारात लेकर कब आऊँ तुम्हारे लिए? नव्या भी हल्के से मुस्कुराकर बोलती है कि मम्मा पापा से बात कर लो पहले, फिर लेकर आ जाना बारात। निहाल के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने भी नव्या की तरफ देखा और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमा दिया। अगले 1 घंटे में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सीमा भी बहुत ही प्यार से नील को खाना खिला रही थी और नील भी आज बहुत ही चाव से खाना खा रहा था। नव्या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है कि नील भैया, आपको पता है अवनी दी ने खाना नहीं खाया है आज, और 3-4 दिन से रात को खाना खाती भी नहीं है ये। तो नील ने भी अवनी की तरफ देखा तो अवनी भी थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रही है। नील के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो जान गया था कि अवनी को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। सीमा जी ने भी नील के बालों में अपने हाथ को फेरते हुए प्यार से कहा कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली तुम्हारी और अवनी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई हैं। अब बताओ कब लेने के लिए आओगे अवनी को? नील बोलता है कि अभी भेज दीजिए ना। सीमा ने भी मुस्कुरा कर कहा कि अभी तो नहीं भेज सकती हूँ बेटा, लड़कियाँ ऐसी विदा थोड़ी ना होती हैं। कल आओ अपने परिवार के साथ और अपनी बीवी को लेकर जाओ। हम भी तो घर में मेहमानों को बुलाकर छोटी सी पार्टी कर लेते हैं ना, तो फिर तुम भी अपनी अवनी को लेकर चले जाना। नील ने भी अवनी की तरफ देखा। अवनी ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील बोलता है कि तो ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज़ ससुर जी से तो पूछ लो आप, वो मेरे साथ अपनी लाडली बेटी को भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे? सुरेश जी बोलते हैं कि तुम्हारी आंटी के सामने मेरी कहाँ ही चलती है बेटा। उस दिन के लिए मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारी आंटी सही कह रही थी, मैं भी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था उस दिन। नील बोलता है कि कोई बात नहीं ससुर जी, मैं उधार कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, सब कुछ बराबर कर दूंगा। इतना कहकर उसने भी अवनी की तरफ देखा और अपनी एक आंख मार दी और फिर मुस्कुराते हुए अवनी को देखने लगा। अवनी भी नील के ऐसे करने से थोड़ा सा शर्मा गई थी, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ निशांत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ था और उसका बाप जेब में हाथ डालकर उसे ही गुस्से से घूरे जा रहा था। निशांत बोलता है कि मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है पापा, और आप हो कि मुझे ऐसे गुस्से से घूर रहे हो। जडेजा भी गुस्से में बोलता है कि एक जरा सी लड़की हैंडल नहीं हुई तुमसे, तुम्हें मैं अपना बेटा कैसे बता दूं? क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस लड़की को छेड़ने की? पेपर चुराते और पास हो जाते और चुनाव को आराम से लड़ते, क्या ज़रूरत थी उस लड़की के आगे पीछे घूमने की? लेकिन तुमने तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में ही मिलाकर रख दी है। क्या करूं मैं तुम्हारा? निशांत, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सच कहता हूँ, याद रखना मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। अगर आज मैं तुम्हारा साथ नहीं देता ना तो शायद तुम जेल में पड़े होते। मेरी कुर्सी पर बात आ गई ना तो फिर याद रखना मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, सारे रिश्ते। तुम मेरी इकलौती औलाद हो, इसीलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ तुम्हें, इसीलिए मैं कहता भी नहीं हूँ कुछ तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर पर चढ़कर नाचोगे मेरे। निशांत अभी भी गुस्से में बैठा हुआ था। उसे बार बार वही पल याद आ जाता है जब निहाल और शुभ ने उसकी बेइज्जती करी थी पूरे स्टूडेंट के सामने और पूरे कॉलेज के सामने उसे थप्पड़ मारा था। निशांत अगले ही पल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और फिर उसने भी अपनी चेयर उठाकर जोर से हॉल के बीचों बीच में दे मारी थी और फिर जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि आपको मेरा साथ छोड़ना है तो फिर ठीक है, छोड़ दीजिए आप मेरा साथ, मुझे भी कुर्सी की धमकी बिल्कुल भी मत दीजिएगा आप। 2 लौंडे हमारे कॉलेज में आए और उन्होंने आपके बेटे को सबके सामने मारा, सबके सामने उसकी इंसल्ट करी है, उस लड़की को निकाल कर भी लेकर चले गए और आप कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं।
भाड़ में गए आप और आपकी भाड़ में गई कुर्सी। मुझे कुर्सी से कोई मतलब नहीं है। मुझसे रिश्ता तोड़ेंगे ना आप तो तोड़ दीजिए, लेकिन फिर अपनी प्रॉपर्टी इतना जायदाद का क्या ही करेंगे? सिर पर रखकर नाचोगे क्या? क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी तो नहीं। और आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है? कुछ भी तो नहीं किया है। ये सुनते ही जडेजा ने भी खींचकर एक थप्पड़ निशांत के गाल पर जोर से जड़ दिया और फिर उसकी कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाकर कहा कि बाप से बात करने की तमीज नहीं है तेरे अंदर? निशांत ने भी दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि आपके अंदर भी तो तमीज नहीं है ना पापा? अच्छे से जानता हूँ मैं कि ये कुर्सी आपको कैसे मिली है। सब कुछ पता है मुझे। अच्छे से जानता हूँ कि आपने कितनों के तलवे चाटे हैं और कितने ने आपके तलवे चाटे हैं। मुझे बहुत ही अच्छे से पता है, इसीलिए मुझसे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अरे जाइए, आपसे अपने बेटे का बदला भी नहीं लिया क्या और फिर मुझे कुर्सी की धौंस दिखाते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। जाइए, जितना रिश्ता तोड़ना है ना तोड़ दीजिए। आप चाहें तो अभी भी पुलिस को फ़ोन करके मुझे पकड़वा सकते हो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर निशांत वहाँ से गुस्से से जाने लगा। कहीं ना कहीं जडेजा को भी अपने पावर पर थोड़ा थोड़ा सा भी शक होने लगा था। निशांत 2 ही कदम आगे चला था कि तभी जडेजा ने गुस्से से कहा कि अगर उस लड़की को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं तो जो मैं कहूँगा वो करोगे तुम? ये सुनकर तो निशांत के कदम एकदम से रुक गए थे और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो जान गया था कि अब उसका बाप उसके मन की करने वाला है। तो वो भी अब अपने बाप की तरह ही बहुत ज़्यादा कमीना था। कहीं ना कहीं जानता था कि अगर उसके बाप की पावर को ललकार दिया जाए तो उसका बाप भी बदला ज़रूर ले लेगा। उसने भी पलटकर जडेजा की तरफ देखा और बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं पापा, कुछ भी नहीं। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे ये चैलेंज मत दीजिए। ये पावर, ये पोजीशन मेरे किसी भी काम की नहीं है। जडेजा ने भी गुस्से से कहा कि जितना पूछा है उतना बताओ तुम। उस लड़की को अगर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? क्या तुम मुझे बता सकते हो? निशांत ने भी बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के पलटकर मुस्कुराते हुए अपने पापा को देखा और कहा कि उसकी मैं वो हालत करूंगा कि वो खुद को आईने में नहीं देख पाएगी। जडेजा भी अकड़ के साथ बोलता है कि और उसके बाद? निशांत ने कहा कि उसके बाद जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। जडेजा भी अकड़ के साथ बोलता है कि तो फिर ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, कल तक का बस इंतजार करो, वो लड़की तुम्हारे सामने होगी किसी भी कीमत पे। निशांत भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया था। उसके जाते ही जडेजा ने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर किसी को कॉल करके कहा कि बलवंत राय, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे, एक लड़की को किडनैप करना है कल के कल ही। तो वहीं दूसरी तरफ संध्या ने भी गैरेज में रखी हुई एक स्कूटी से कपड़ा हटाया और फिर दिशा की तरफ देखते हुए बहुत प्यार से बोलती है कि ये देखो, ये स्कूटी मेरी है। कुछ साल पहले तक मैं इसे चलाती थी, मगर फिर एक दिन स्कूटी से गिर गई थी। तो ने मुझे कसम दिला दी थी कि मैं स्कूटी कभी भी नहीं चलाऊंगी और उसी दिन से मैं इस स्कूटी को नहीं चलाती हूँ। अभी ये ऐसे ही खड़ी है इस गैरेज में, तुम चला लिया करो इस स्कूटी को, तुम्हें भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। दिशा स्कूटी की तरफ देख रही थी और आंखों में थोड़ी सी चमक उसके भी आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन बहुत ही ज़्यादा उदास भी था कि ये सब कुछ उसका नहीं था। और अगले ही पल वो बोलती है कि नहीं आंटी, भला मैं इसे चलाकर कहाँ ही जाऊँगी, मुझे नहीं चाहिए और वैसे भी मुझे तो स्कूटी चलानी भी नहीं आती है। और तभी पीछे से शुभ ने बहुत ही प्यार से कहा कि अरे मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगा तुम्हें स्कूटी। क्यों माँ, सिखा दूँ मैं दिशा को स्कूटी चलाना? तो संध्या ने भी टेढ़ी नज़रों से शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर जैसे उसे वार्निंग दे रही हो कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया दिशा के साथ तो फिर तू तो गया मेरे हाथों से, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। शुभ ने भी अपने दोनों ही हाथ ऊपर उठाए और फिर बिना कहे ही अपनी माँ से मन ही मन बोला कि पक्का प्रॉमिस, कोई भी शरारत नहीं करूंगा माँ, पक्का प्रॉमिस, स्कूटी चलाना ही सिखाऊंगा बस, और कुछ भी नहीं करूंगा दिशा के साथ। संध्या ने भी दिशा की तरफ देखा और प्यार से कहा कि शुभ तुम्हें स्कूटी चलाना सिखा देगा। दिशा बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं सीखनी है आंटी। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी शुभ ने भी वहीं पार्किंग में रखा हुआ एक कपड़ा उठाया और फिर स्कूटी को साफ करते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे दिशा, सीख लोगी ना तो फिर हमारे घर के कुछ काम भी कर देना, तो अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे सब्जी ले आना हो, माँ को बैठा कर मंदिर ले जाना हो, या फिर और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम होंगे ना, तो वो सारे काम तुम ही कर लेना, है ना माँ? दिशा ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं। तो संध्या ने भी उसे थोड़ा सा पुश करते हुए कहा कि अरे बेटा, सीख लो ना स्कूटी को, सारा दिन तो तुम मेरे साथ ही घर के कामों में मदद करती रहती हो, अपने लिए भी तो कुछ वक्त निकाल लिया करो, ये भी तो बहुत अच्छी
चीज़ है ना सीखना ज़रूरी है। और शुभ भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो तो मैं तुम्हें स्कूटी सिखा देगा ना तो फिर मेरे लिए ही आराम हो जाएगी। शुभ ने स्कूटी की चाबी निकाली और फिर स्कूटी को स्टार्ट करके गार्डन में लेकर आ जाता है। फिर उसने दिशा को पीछे बैठने के लिए इशारा किया तो दिशा ने भी पलटकर संध्या की तरफ देखा तो संध्या ने भी उसे पीछे बैठने के लिए इजाज़त दे दी थी। दिशा भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई थी शुभ के साथ स्कूटी पे बैठने के लिए, लेकिन फिर भी वो शुभ की स्कूटी के पीछे आकर बैठ गई थी। और फिर शुभ के चेहरे की मुस्कुराहट तो एकदम से क्या ही कह सकते हैं, एकदम से बढ़ती जा रही थी। फिर उसने भी अपनी स्कूटी स्टार्ट की और फिर दिशा को लेकर गार्डन से निकलकर बाहर की तरफ चला गया था। इधर दूसरी तरफ शोभित भी अपने घर की बालकनी के बाहर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। फिर वो खुद से बोलता है कि मैंने तो अपनी हालत खुद ही खराब कर दी है, ये भी अपनी हालत खुद ही खराब करके मानेगा। अगले ही पल उसके फ़ोन में एकदम से कोई मैसेज आता है, आज गुरु माता से मिलने के लिए चलना है ना तो फिर चल। वो मैसेज किसी और का नहीं था, निहाल का था। तो वहीं दूसरी तरफ शुभ भी स्कूटी चलाते हुए बोलता है कि देख रही हो ना, ऐसे चलाते हैं स्कूटी को, अच्छे से देख लो कैसे चलाते हैं। दिशा थोड़ा सा हैरान थी और उस पल को एकदम से एंजॉय भी कर रही थी। खुद में ही बोल रही थी कि यार ये तो मुझे भी पता है कि स्कूटी को ऐसे चलाते हैं, इसमें नया क्या है जो तुम मुझे बता रहे हो। और तभी शुभ बोलता है कि अरे पहले मैं तुम्हें इस कॉलोनी का चक्कर लगवा कर दिखाऊंगा और फिर तुम्हें इसे स्कूटी को चलाना सिखाऊंगा, फिर तुम भी आराम से स्कूटी को चला लेना। ओके, हम स्कूटी कल चलाना सीखेंगे, आज तो बस तुम्हें ऐसे ही कॉलोनी को दिखा रहा हूँ, तो मुझे पकड़ कर बैठो नहीं तो गिर जाओगी। शुभ स्कूटी को चला रहा था और तभी कुछ पुलिस वालों ने शुभ की स्कूटी को फोटो खींच ली थी, क्योंकि ना तो शुभ ने हेलमेट लगा रखा था और ना ही दिशा ने हेलमेट लगा रखा था। और ये देखकर शुभ की हालत तो एकदम से खराब हो गई थी, क्योंकि अगर चालान घर जाता और फिर घर जाता तो उसके पापा देख लेते और फिर उसकी खिंचाई हो जाती। शुभ बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया था, उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि चालान तो उसका कटने ही वाला था। अभी उसे एक केले वाला दिखाई देता है, उसने भी स्कूटी को रोका और फिर दिशा बहुत ही ज़्यादा हैरानी से शुभ की तरफ देख रही थी। शुभ ने भी पलटकर दिशा की तरफ देखा और बोला कि केले ले लेते हैं, कुछ बंदरों को खिला देंगे। पापा कहते हैं कि बंदरों को खिलाने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है ना, तो चलो जल्दी से केले ले लेते हैं। दिशा क्या बोलती, उसने भी बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाती। तो शुभ ने भी 5 दर्जन केले लिए और फिर दिशा की और बढ़ाते हुए बोला कि इन्हें पकड़कर बैठो, अब बंदर ढूंढकर उन्हें खिलाते हैं। दिशा को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि वो अभी इस वक्त क्या कर रहा है, उसने तो आज तक बंदरों को कुछ भी नहीं खिलाया था। लेकिन शुभ का कॉन्फिडेंट देखकर दिशा को भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी, लेकिन उसे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर बंदर ने काट लिया तो फिर, या अपना पंजा मार दिया तो फिर क्या ही होगा। लेकिन ये बात उसने शुभ से बिल्कुल भी नहीं करी थी। आखिर उसके और शुभ के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती भी नहीं हुई थी जो वो अपने दिल की बात अभी से ही शुभ को बता देती। वो भी चुपचाप से केले लेकर स्कूटी के पीछे बैठी रहती है। शुभ ने भी स्कूटी एक बड़े से पार्क के बाहर आकर रोकी थी। वो पार्क का छोटा सा जंगल ज़्यादा लग रहा था। शुभ ने भी दिशा की तरफ देखा और कहा कि अब हम यहाँ पर बंदरों को केले खिलाएंगे, तुम भी खिलाओगी ना। तो दिशा ने तो डर के मारे ना में अपनी गर्दन हिला दी और बोली कि नहीं, मुझे नहीं खिलाना है, आप ही खिला दीजिए। शुभ ने भी स्कूटी से उतरने का इशारा किया और फिर दिशा भी केले लेकर स्कूटी से नीचे उतर गई थी। उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था शुभ का ये रूप देखकर, थोड़ा नहीं ऐसे कह सकते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। ज़्यादातर ऐसे लड़के पुण्य का काम नहीं करते थे, लेकिन प्रताप ब्रदर्स की बात तो बिल्कुल अलग थी। वो आम लड़के जैसे थोड़ी ना थे, उनके अंदर बिल्कुल अलग ही क्वालिटी थी जो किसी को भी इम्प्रेस कर सकती थी। शुभ ने भी स्कूटी स्टैंड पर लगाई और फिर दिशा के हाथ से केलों को लिया और फिर पार्क के अंदर एक केला फेंकते हुए कहा कि आ जाओ भाई, मैं आ गया हूँ, सब लोग जल्दी से आ जाओ और अपना अपना नाश्ता कर लो, आज मैं आया हूँ, नील भाई नहीं आए हैं तो फिर मेरे हाथ से ही खा लो भाई, जल्दी से आ जाओ, तुम सब लोग कहाँ पर हो। उसने ऐसा कहा तो बहुत सारे बंदर से वहाँ पर आ गए थे। दिशा तो डर के मारे शुभ के पीछे जाकर छुप गई थी। शुभ ने एक एक करके केला उछालना शुरू कर दिया और फिर बंदर जो कि एक एक करके केले को पकड़कर खाने लगते हैं, और आखिरकार देखते ही देखते 5 से 10 मिनट में ही वहां पर सारे केले खत्म हो गए थे। शुभ ने भी सबकी तरफ देखा और फिर बाय कहा और उनमें से एक दो बंदर ने तो शुभ को बाय भी कह दिया था। और आखिरकार शुभ का जानवरों से बहुत ही ज्यादा पुराना रिश्ता भी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बंदर शुभ को बहुत ही अच्छे से जानते हो। तभी शुभ के पैर पर
एक बंदर आकर बैठ गया। उसकी आंखें तो एकदम हैरानी से बाहर आ गई थी। वो बंदर छोटा सा था और शुभ के पैर पर मार रहा था जैसे केला मांग रहा हो। शुभ बोलता है कि भाई छोड़ देना, घर जाना है हमें। देख तेरी गलती है, तू देर से आया है, मेरी पैंट छोड़ दे और प्लीज गलती से मुझे नाखून मार दिया या फिर मुझे काट लिया ना तो फिर देख तेरे मम्मी पापा के सामने ही तुझे चांटा मारूंगा मैं और फिर कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। दिशा तो हैरानी से उस बंदर की तरफ देख रही थी। उसे तो डर लग रहा था कि उसने तो अभी अपने दोनों ही पैर पर स्कूटी के ऊपर रख लिए थे। तो वहीं शुभ अभी भी बंदर की तरफ देखकर बोलता है कि छोड़ देना यार प्लीज, अगली बार आऊंगा तो एक्स्ट्रा केले लेकर आऊंगा तेरे लिए। छोड़ दे भाई प्लीज प्लीज, घर जाना है हमें, छोड़ दे मेरी पैंट फट गई ना तो फिर तेरी आंटी तुझे बहुत ही ज्यादा मारेंगी, बहुत ज्यादा, और तू जानता नहीं है अपनी आंटी को भी। अरे छोड़ दे मेरी पैंट को। वो छोटा सा बंदर उछलकर शुभ की स्कूटी के हैंडल पर आकर बैठ गया था और अब शुभ की शर्ट को पकड़कर वहीं पर खींच रहा था उसे। शुभ बोलता है कि अभी पैंट छोड़ी है तो अब शर्ट को पकड़ लिया है भाई तूने, तेरी आंटी मुझे बहुत ज्यादा मारेंगी, जरा से भी अगर स्क्रैच आ गया ना तो फिर मेरी तो बैंड बच जाएगी। छोड़ दे यार प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना कि अगली बार आऊंगा तो तेरे लिए एक्स्ट्रा कुछ लेकर आऊंगा, छोड़ दे यार प्लीज। देख तेरी भाभी भी पीछे बैठी हुई है, बहुत ज्यादा डर रही है तुझसे। ये सुनकर तो दिशा की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वो तो पहले से ही बंदर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही थी और फिर ऊपर से शुभ का ऐसा बोलना उसे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी थी। उसे तो बंदर से कम अब शुभ से डर लग रहा था। शुभ ने भी हल्का सा पीछे पलटकर दिशा की तरफ देखा और बोला अरे यार मजाक कर रहा हूँ, इसे क्या पता कौन भाभी है और कौन भैया। दिशा ने भी बस हल्की सी हाँ में अपनी मुंडी हिला दी। शुभ ने भी बंदर की तरफ देखकर कहा कि सुना नहीं तूने मैंने अभी क्या कहा है, तेरी भाभी डर रही है तुझसे, प्लीज भाई छोड़ दे, पक्का प्रॉमिस तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगा एक्स्ट्रा से। लेकिन वो बंदर भी लगातार अभी शुभ की शर्ट को खींच रहा था। आखिरकार शुभ ने भी अपनी पैंट की जेब में अपना हाथ मारा तो उसे एक छोटी सी चॉकलेट मिल जाती है। उसने भी जल्दी से उस चॉकलेट को अपनी जेब से निकाला और फिर उस छोटे से बंदर को दे दी। उस बंदर ने भी वो चॉकलेट पकड़ ली और फिर दांत दिखाने लगा जैसे सच में वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया हो। शुभ बोलता है कि चल अब अपनी भाभी को बाय बोल और निकल यहाँ से, समझा, तू बहुत ज्यादा शैतान हो गया है। वो छोटा सा बंदर अगले ही पल स्कूटी से कूद गया और फिर शुभ ने भी स्कूटी को स्टार्ट कर दिया। अब जाकर दिशा की जान में जान आई थी। उसे अब जाकर थोड़ा सा सही लग रहा था। बहुत ही ज्यादा अजीब सा था शुभ, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अजीब, या फिर ये कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्वीट और बहुत ही ज्यादा प्यारा था। ऐसे ही थोड़ी ना उसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। शुभ ने भी स्कूटी प्रताप हाउस के गार्डन में आकर रोकी और फिर वो और दिशा दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर घुसते ही शुभ ने भी किचन की तरफ देखकर कहा कि माँ बंदरों को केले खिला दिए हैं हमने, नील भाई से बोल देना आप। संध्या भी किचन से बाहर आती है और बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर बोलती है कि क्या बात है शुभ, आज तो पहली बार तूने बहुत ही अकल का काम किया है, सच में बहुत ही अच्छा लगा ही ये सुनकर। शुभ बोलता है कि माँ प्लीज, मैं ऐसे ही अकल के काम ही करता रहता हूँ, खैर छोड़ो अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। इतना कहकर उसने भी अपनी जेब से स्कूटी की चाबी निकाली और फिर दिशा का हाथ पकड़ा और फिर दिशा की हथेली पर रखते हुए कहा कि संभाल कर रखना इसे, कल तुम्हें स्कूटी चलाना सिखाऊंगा, ओके। दिशा भी बस हैरानी से हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और उसे देखने लगती है और शुभ भी बाय बोलकर फिर वहां से बाथरूम की जगह सीधा बाहर की तरफ चला गया था। अगले ही पल 10 मिनट में शुभ ड्राइव कर रहा था और शुभ तो उसके बराबर में बैठा हुआ था। निहाल भी पीछे आराम से बैठा था। तभी शुभ ने भी गाड़ी उस पुलिस वाले के पास आकर रोकी जिसने कि अभी स्कूटी की फोटो ली थी। वो गाड़ी से उतरा और फिर सीधा उसके पास जाकर बोलता है कि सर अभी अभी मैं एक लड़की को स्कूटी से लेकर गया था ना तो फिर आपने फोटो खींच ली थी। सर वो स्कूटी उसके पापा के नाम पे है, अगर आप चालान भेज दोगे ना तो उस लड़की के पापा को पता चल जाएगा और फिर वो मेरे साथ ही ये भी पता चल जाएगा। प्लीज़ सर आप ऐसा मत करिए और मेरी शादी होने से पहले ही हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। सर प्लीज़ आप चालान मत काटिएगा, प्लीज़ 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 उस चालान को आप अभी के अभी फाड़ कर फेंक दीजिए। पुलिस वाला बोलता है कि हाँ तो भाई स्कूटी का चालान ना कहूँ तो फिर किसका कहूँ। शुभ ने भी अब शोभित की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा इसका काट दीजिए आप, इसका काट दो और फिर आराम से घर पर भेज देना और जितना चाहे उतना काट दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर प्लीज़ उस स्कूटी को मत काटना, सर प्लीज़ उस स्कूटी का चालान अभी के अभी आप बंद कर दीजिए। सर उस लड़की के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, सर प्लीज़ समझने की कोशिश करो आप, सर प्लीज़ उस स्कूटी को छोड़ दीजिए ना आप। पुलिस वाला भी कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शोभित भी गाड़ी से नीचे उतरा और उसने काफ़ी ज़्यादा गुस्से से घूर कर शुभ की तरफ देखा और कहा कि अब
अब मेरा चालान क्यों कटेगा, मेरे तो सारे पेपर्स पूरे हैं ना। इतना कहकर वो पुलिस वाले के पास आया और फिर बोला कि सर मेरा चालान बिल्कुल भी मत काटना, ये गाड़ी मेरी है और फिर मेरा एक एक पेपर पूरा है जो कि मैंने खुद करवाया है। मैं तो अपने कागज इतने पूरे रखता हूँ कि गाड़ी की डिक्की में हेलमेट भी रख के घूमता हूँ और इस कायदे से तो मेरा चालान बिल्कुल भी नहीं कटेगा। पुलिस वाले ने एक बार शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर एक बार शोभित को देखा। शुभ ने भी अपने दोनों ही हाथ जोड़कर बहुत ही प्यार से कहा कि प्लीज अभी कटवा लेना चालान प्लीज, क्या हो जाएगा तेरा एक चालान से, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ क्या, मतलब मेरी तेरी दोस्ती का एक चालान के ऊपर टिकी हुई है यार, प्लीज प्लीज कटवा ले, हमारी दोस्ती के बीच में चालान आएगा क्या, कटवा लेना चालान प्लीज मेरे भाई। शोभित बोलता है कि अबे तू पागल हो गया है क्या, तू पागल है, मैं थोड़ी ना पागल हूँ, मैं किस बात का चालान कटवाऊंगा। शुभ बोलता है कि यार कटवा लेना प्लीज, मैं पैसे दे दूंगा तुझे। शोभित ने भी उसे हाथ दिखाकर कहा कि अबे तुझे 100 रुपए तो मिलते नहीं है, तू मुझे पैसे देगा, मैं कोई चालान वालान नहीं कटवाने वाला, समझा तू। और पुलिस वाले क्या बेकार में ही चालान काट देंगे क्या, कोई रीजन तो होना चाहिए ना चालान कटवाने का। शोभित और शुभ दोनों ही एक दूसरे से बहस करने लगते हैं तो निहाल अभी भी गाड़ी में ही बैठा हुआ था। उसने भी अपने दोनों ही भाइयों को बहस करते हुए देखा तो जल्दी से नीचे गाड़ी से उतरकर बोलता है कि अबे क्या हुआ है तुम दोनों को। शोभित ने भी निहाल की तरफ देखा और कहा कि यार ये कह रहा है कि मेरी गाड़ी का चालान काट दे। भाई मेरी गाड़ी का कैसे चालान कटेगा, मेरे पास तो सारे पेपर है ना। तो फिर निहाल ने भी शुभ की तरफ देखा तो शुभ बोलता है कि यार इसका चालान नहीं कटेगा तो ये स्कूटी का चालान काट देंगे, समझने की कोशिश करना यार प्लीज भाई। इतना कहकर उसने भी निहाल की तरफ देखा और अपनी आंख मार दी। तो निहाल भी समझ गया था क्योंकि उसने शुभ को दिशा के साथ स्कूटी पर जाते हुए देखा था। निहाल ने भी शुभ की तरफ देखा और कहा कि तू गाड़ी में बैठ, मैं बात करता हूँ पुलिस वालों से, ओके। शुभ ने भी एक नज़र पुलिस वालों को देखा और फिर बोलता है कि सर प्लीज स्कूटी का चालान मत काटना आप एक बार भी, प्लीज प्लीज प्लीज। उसके घर में लड़ाई हो जाएगी सर, उसके पापा को भी पता चल जाएगा तो फिर मेरी भी पिटाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके पापा बहुत ज़्यादा मारते हैं, सच में मेरी गुद्दी लाल कर देंगे वो। निहाल ने फिर से शुभ की तरफ देखा और फिर गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर शुभ भी जाकर चुपचाप से गाड़ी के अंदर बैठ गया। शुभ ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और फिर शोभित जो उसे हल्के से गुस्से में घूर घूर कर देख रहा था। तो वहीं निहाल ने भी पुलिस वालों से कुछ बात की और फिर आकर गाड़ी में बैठ गया। शुभ ने भी पलट कर निहाल की तरफ देखा जैसे पूछना चाहता हो कि क्या हुआ है, तूने क्या कहा है पुलिस वालों से। निहाल बोलता है कि भाई अब जो होगा ना सो होगा, समझा कर तो आया हूँ मैं उसे, अब चल गुरु माता से मिलने के लिए चलते हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। शुभ ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी लेकिन उसने एक बार भी गुस्से में शोभित की तरफ नहीं देखा था। तो शोभित भी गुस्से से बोलता है कि तेरे ऐसे गुस्से से देखने से मैं अपना चालान नहीं कटवाने वाला हूँ, समझा तू, तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे देखने से चालान कटवा लूंगा। निहाल बोलता है कि शुभ तू गाड़ी चला यार। शुभ ने भी गाड़ी को रेस दे दी लेकिन उसे टेंशन थी कि अगर चालान कटा तो फिर सीधा संजय के पास जाएगा और संजय को पता चल गया तो शुभ की खैर नहीं थी। अगले 1 घंटे में शुभ ने भी गाड़ी एक आश्रम के बाहर आकर रोकी थी। तीनों ही गाड़ी से नीचे बाहर उतर कर देखते हैं तो उन्होंने देखा वहां पर आश्रम बहुत ही बड़ा सा बना हुआ था। आश्रम के ग्राउंड में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत आश्रम था। अभी भी मिट्टी के घर बने हुए थे लेकिन वहां पर सारी ही औरतें थी, एक भी आदमी वहां पर नहीं था, यहाँ तक कि गार्ड्स भी औरतें ही थी। शोभित ने बहुत ही हैरानी से निहाल की तरफ देखा तो निहाल बोलता है कि यार यहाँ पर औरतें ही आती हैं, मतलब आदमी भी आते हैं लेकिन रहती यहाँ पर सिर्फ औरतें ही हैं, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता है। ये भी एक मिसाल है कि औरतों को आदमी की ज़रूरत नहीं है लेकिन आदमी को हर कदम पर औरत की ही ज़रूरत पड़ती है। खैर चल अब अंदर चलते हैं, ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। 10 मिनट में ही वो तीनों ही एक बड़े से पेड़ की छाप के नीचे अलती पलती मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने एक 70 साल की बुढ़िया बैठी हुई थी जिसने अभी गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे के तेज बता रहा था कि सच में वो अभी कितनी ज्यादा तपस्वी थी और सच में बहुत ही ज्यादा ज्ञानी लग रही थी। उस औरत ने शुभ की तरफ देखा और कहा कि कहो क्या समस्या है।